दोस्तों, सियासत की बिसात पर जब मोहरे सजाए जाते हैं तो अक्सर हमारी नजरों के सामने सिर्फ बादशाह और वजीर ही रखे जाते हैं। हमें बताया जाता है कि लड़ाई बस इन दोनों के ताकतों के बीच है, लेकिन चुनावी समर इस महासागर में कुछ धाराएं भी ऐसी भी होती हैं और ऐसी बहती भी हैं जो सतह पर दिखाई नहीं देती, मगर गहराई से पूरे समय उनको बदलने की ताकत रखती है। और ये इतिहास गवाह है, इनका ये पूरी तबीयत से तस्वीर और तख्ता पलटने में इनकी पूरी ताकत होती है। आज हम बिहार की उसी सियासी जमीन की पड़ताल करेंगे जहां एक तरफ सत्ता के खजाने से निकली 3,000 करोड़ की खैरात है, हेलीकॉप्टरों का शोर, नारों का तूफान, दूसरी तरफ एक ऐसी राजनीति भी सांस ले रही जो पैसे की खनक से नहीं बल्कि जमीन पर कार्यकर्ताओं के पसीने की महक से चलती है। पहले बात उस रंग की जो सबसे ज्यादा दिख रही है। एक तरफ 37 साल का एक नौजवान जो दिन में 18-18 रैलियां करके हुकूमत को चुनौती दे रहा है, तेजस्वी यादव, और उसे रोकने के लिए जैसा वो खुद कहते हैं एक हेलीकॉप्टर के पीछे 30 हेलीकॉप्टर की पूरी फौज उतार दी गई। केंद्र की पूरी कैबिनेट, राज्य की पूरी मिशनरी, जांच एजेंसियां और अदृश्य रूप से तलवारें और राष्ट्रवाद के नाम पर दिन रात चलने वाली मीडिया की तोपें जब एक नौजवान के सामने खड़ी हैं। लेकिन इस चुनावी महाभारत में एक और किरदार है जो अदृश्य है, फिर भी सबसे शक्तिशाली वो किरदार है 3,000 करोड़ रुपए। जी हां, वो भारी भरकम रकम जो चुनाव की घोषणा के ठीक पहले और चुनाव के दौरान बिहार के लाखों महिलाओं, बेरोजगारों और बुजुर्गों खातों में सीधे डाले जाते हैं और भविष्य में बड़े सपने दिखाए जाते हैं जो हमको आपको नहीं दिख रहा। आपने देखा होगा कि इस चुनाव के दौरान बड़े वादे हुए, चुनाव से पहले बड़े वादे हुए, चुनाव के दौरान बड़े वादे हुए, और उन वादों को अगर एक लिस्टिंग कर ली जाए तो मुझे लगता है कि 14 नवंबर के बाद जो 15 नवंबर की सुबह होगी, बिहार देश का सबसे बेहतरीन, सबसे खुशहाल, सबसे ज्यादा रोजगार, सबसे ज्यादा विकसित, सबसे ज्यादा शिक्षा, सबसे ज्यादा स्वास्थ्य सेवाओं से भरा पूरा बिहार होगा। इसे चुनावी रणनीति का मास्टर स्ट्रोक कहा गया। जब सत्ता का प्रसाद सीधे घर पहुंच जाए तो जनता भला क्यों किसी और की तरफ देखेगी। तर्क दिया गया कि वो एंटी इनकम्बेंसी या प्रो इनकम्बेंसी है, यानी जनता सरकार से इतनी खुश है कि उसे फिर से लाना चाहती है, मगर यह नहीं बताया गया है कि उस खुशी की कीमत सरकारी खजाने से निकाली गई 30,000 करोड़ की रेवड़ियों से चुकाई गई। वो रेवड़ियों का पैसा कहां से आएगा मित्रों? चुनाव के पहले और चुनाव के बाद तैयार रहिए। लेकिन सवाल यह है कि अगर जीत की गारंटी 30,000 करोड़ के सरकारी प्रसाद में थी तो फिर देश के गृह मंत्री को चुनाव के आखिरी दौर में घुसपैठिए या और ऐसे बहुत सारे शब्द या सुने होंगे आपने जिनका राग अलापना पड़ा या चुनावी जुमले अलापने पड़े। रोहिंग्या बॉर्डर, इन सब चीजों की बातें भी आपने देखी होगी। अमित शाह जी की सभाओं में अचानक ये मुद्दा क्यों गर्मा गया कि सीमांचल को घुसपैठियों का गढ़ नहीं बनने देंगे। वो गरज कर कहते हैं एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। मित्रों, 2014 से 2025 सरकार किसकी थी और घुसपैठिए आए कैसे? 2005 से 2025 सरकार किसकी है जो बिहार में घुसपैठिए आए और कैसे आए? जरा सोचिए, केंद्र में 10 साल की उनकी सरकार, राज्य में उनकी 20 साल की गठबंधन की सरकार, और घुसपैठिए कैसे आ गए? ये आपकी नाकामी है या इकबालनामा है या फिर 5 साल तक बिहार को किस तरीके से ठगा जाए उसकी रणनीति है? और अगर ये घुसपैठिए बिहार के नौजवानों को नौकरी छीन रहे हैं तो सवाल यह है कि उन्हें नौकरी दे कौन रहा है? क्या आपकी सरकारें इतनी कमजोर हैं कि घुसपैठिए नौकरियां ले जाते हैं और बिहार का युवा सड़क पर बेरोजगार घूमता है? ये डर का एक नया अध्याय लिखने की कोशिश है। जब विकास के वादे और खातों में डाले गए पैसे पर भी भरोसा डगमाने लगे तो ध्रुवीकरण का ये अजमाया हुआ पुराना नुस्खा है, और हथियार तब निकाला जाता है जब हमको अंतिम, यह हमारा अंतिम अस्त्र है। अमित शाह कहते हैं चेहरा बदलकर, कपड़े बदलकर जंगल राज आने वाला है। एक तरफ वो 160 सीटें जीतने का दावा करते हैं, दूसरी तरफ जंगल राज का डर दिखाते हैं। यह आत्मविश्वास है या बेचैनी, या किसी शोर के बीच बीजेपी
ने एक और बड़ा दांव खेला। पूरे चुनाव में एक बार भी साफ साफ ये नहीं कहा गया कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। हर बार सवाल को टाला गया, हर बार कहा गया एनडीए की सरकार बनेगी। क्या ये बिहार की राजनीति में खुद को बड़े भाई के तौर पर स्थापित करने की सोची समझी रणनीति तो नहीं? चूंकि अभी महाराष्ट्र लोग भूल नहीं पाए हैं, खासकर शिंदे तो बिल्कुल नहीं भूल पाया जो शिवसेना को तोड़फाड़ किया। भारतीय जनता पार्टी के सौजन्य से वो मुख्यमंत्री बने और जब चुनाव आया तो फिर वो वहीं आ गए जहां पर थे, उनके दीवा स्वप्न दूर हो गए। मुख्यमंत्री फडणवीस होते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, बाकी सब उनके सहयोगी होते हैं। क्या जेडीयू का भविष्य भी शिवसेना और एनसीपी के पटकता की तरफ बढ़ रहा है? ये वो सवाल है जिनका जवाब 14 नवंबर के बाद खोजा जाएगा, लेकिन जिसकी नींव आज रखी जा रही है। अब उस दूसरी धारा की ओर लौटते हैं जो हेलीकॉप्टरों के शोर और 30,000 करोड़ की चमक दमक के नीचे बह रही है। ये वो राजनीति है जिसे मीडिया दिखाना पसंद नहीं करता, क्योंकि इसमें तमाशा नहीं, संघर्ष है। मैं बात कर रहा हूं सीपीआई एमएल लिबरेशन यानी माले की। ये वो पार्टी है जिसने 2020 में महज 19 सीटों पर लड़कर 12 पर जीत का परचम लहराया था। सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट इस बार वो 20 सीटों पर मैदान में है। आखिर कैसे जिस बिहार के राजनीति के बारे में कहा जाता है कि वो पैसे और जाति के दलदल में फंसी है, वहां एक गरीब की पार्टी बिना संसाधनों के चुनाव जीत जाती है। इसका जवाब आपको दीपांकर भट्टाचार्य की 100 से ज्यादा रैलियों में मिलेगा। उनकी राजनीति टीवी स्टूडियो की बहसों में नहीं बल्कि गांव की धूल भरी सड़कों पर चलती है। ये वो प्रतिबद्धता है जो किसी सोशल मीडिया ट्रेंड से पैदा नहीं होती, विचारधारा की जमीन में अपनी जड़ें जमाती है। बताती है कि राजनीति में स्थितियां सिर्फ सत्ता के गलियारों में नहीं बल्कि जनता के दिलों में भी जिंदा रखती है। और ये पार्टी लड़ती कैसे है? पैसे से नहीं, मुद्दों से। वो मुद्दे जो आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं लेकिन बड़ी बहसों से गायब हैं। पहला मुद्दा स्मार्ट मीटर और बिजली का बिल। जब नीतीश सरकार 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान करती है तो मीडिया इसे मास्टर स्ट्रोक बताता है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि इस ऐलान से पहले बिहार की गरीब जनता पर स्मार्ट मीटर का कहर कैसे टूट रहा था। हजारों लाखों के बिल आ रहे थे, लोगों का बैलेंस तेजी से कट रहा था और इसे लेकर माले और आरजेडी ने महीनों तक सड़क से लेकर विधानसभा तक संघर्ष किया। ये उस संघर्ष का दबाव है जिसके आगे सरकार को झुकना पड़ा। और दूसरा मुद्दा माइक्रो फाइनेंस का मकड़जाल। दीपांकर अपनी सभाओं में विस्तार से बताते हैं कि कैसे सूदखोरों का एक नया संगठित गिरोह माइक्रो फाइनेंस के चमकदार नाम के साथ गांव में घुसपैठ कर चुका है। हमारी माताओं बहनों को कर्ज के दलदल में धकेल रहा है। एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज, दूसरा कर्ज चुकाने के लिए तीसरा कर्ज, और आखिर में नतीजा या तो आत्महत्या या घर छोड़कर भागना। रात के 10 से 12 बजे कंपनियों के एजेंट घर पहुंचकर जलील करते हैं, भैंस खोलकर ले जाते हैं, मोटरसाइकिल उठा ले जाते हैं। ये नए जमाने के महाजन है। माले कहती है कि अगर इनकी सरकार आई तो इन कंपनियों पर नकेल कसी जाएगी और गरीबों को कर्ज के चक्रव्यूह से बाहर निकाला जाएगा। मित्रों, ये ऐसे सवाल है, ऐसे मुद्दे हैं जो आपको नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जो आपको 30,000 करोड़ की पैकेज की चमक दिखाई नहीं देंगे। बस आपकी बात करते हैं वसूलों की। एडीआर की रिपोर्ट देखिए। 2020 के चुनाव में बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस के 76 से 87 या लगभग 90% विधायक करोड़पति थे। वही माले के सिर्फ एक विधायक करोड़पति। बिहार के सबसे गरीब विधायक इसी पार्टी से आते हैं। माले के एक विधायक हैं महानंद सिंह। 2020 में जीतने के लिए उनकी संपत्ति, जीतने के बाद उनकी संपत्ति में अगर कुछ जुड़ा है तो वो है विधानसभा से लेकर लोन लेकर खरीदी गई ये कार। बाकी संपत्ति का मूल्य सिर्फ इसलिए बड़ा क्यों नहीं, जमीन का जो बाजार मूल्य है वो बढ़ गया। ऐसे कितने विधायक है हमारे क्षेत्र में? मीडिया ऐसे लोगों को हीरो ने क्यों नहीं बनाया था? ये वसूलों की सबसे बड़ी मिसाल है इलेक्टोरल बॉन्ड। जब मोदी सरकार ये योजना लाई तो इसे भारतीय लोकतंत्र की इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला कहा गया। बीजेपी ने इसे इसके जरिए हजारों करोड़ का चंदा बटोरा। विपक्ष की कई पार्टियों ने इस बहती गंगा में अपने भी हाथ धोए। विपक्ष इसमें शामिल है, ऐसा नहीं कि उससे वो अछूता है, लेकिन सीपीआईएम और सीपीआईएमएल जैसी पार्टियां थी जिन्होंने इस अपारदर्शी और भ्रष्ट व्यवस्था का बहिष्कार किया। बॉन्ड से 1 रुपया भी नहीं लिया। ये बताता है कि राजनीति में सिर्फ सत्ता पाने के रास्ते नहीं होते, कुछ रास्ते सिद्धांतों पर भी चलते हैं। भले ही वो कितने कठिन हो क्यों ना हो, पार्टियां साबित करती हैं कि बिना कारपोरेट के पैसे के भी जनता का भरोसा जीता जा सकता है। अगर आपकी नीयत साफ हो और आप जनता के संघर्ष में उसके साथ खड़े हैं
आज जब हर दूसरा नेता गला फाड़ कर चीख रहा है, जब नफरत की बातें करने के लिए आवाज को सातवें सुर पर पहुंचाना जरूरी माना जाता है, तब दीपांकर भट्टाचार्य आज भी एक शिक्षक की तरह समझने के या समझाने के अंदाज में बात करते हैं। वो अहंकार नहीं भरते, संवाद करते हैं, वो बात करते हैं, वो बताते हैं कि किस तरह संघ पर गांधी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने पाबंदी लगाई थी, जो आरएसएस खुलकर कहती थी कि हमें भारत का संविधान नहीं मनुस्मृति चाहिए। आज उसी आरएसएस की शताब्दी का जश्न सरकार मना रही है। ये बातें दीपांकर कहते तो हैं, बाबा साहब अंबेडकर की मनुस्मृति की गुलामी की बात भी करते, उसके दस्तावेज भी पेश करते हैं। लेकिन दोस्त जब या मित्रों, जब चुनाव में बड़े बड़े वादे चलें, बड़ी बड़ी बातें चलें, हजारों करोड़ का बजट हो, करोड़ों नौकरियों की बात हो, महिलाओं को 10,000 रुपए महीने देने की बात हो, लाखों रुपए लोन देने की बात हो, तो ये जो बेसिक मूल से बिहार सफर करता रहा है, उसे वो एक राजनीतिक दर्शन ही दिखाई देता है। लोगों को खैरात के पैसे तो चाहिए, नौकरियों के बड़े बड़े वादे तो चाहिए, पर उन वादों पर कौन कितना कायम होगा। एक तरफ है, क्योंकि अब अंतिम दौर, अंतिम दिन है, 11 नवंबर को दूसरे चरण और आखिरी चरण का वोट पड़ने जा रहा है। मैंने शुरुआत में यह बात कही थी कि बिहार क्या ठगा महसूस करेगा 14 नवंबर के बाद, या ये सारे वादे उस उजड़े हुए मेले जो बसाया तो जाता है बड़ी खूबसूरती से, लेकिन उजड़ने के बाद, समय खैबक जाने के बाद सिर्फ वहां वही गर्वीरी उसकी साफ सफाई से वहां से कबाड़ बिनकर अपनी एक दिनचर्या पूरी करते हैं। एक तरफ है जैसे प्रचार और ध्रुवीकरण की राजनीति जो आखिरी वक्त में डर और नफरत का कार्ड खेलती है, और दूसरी तरफ संघर्ष सिद्धांत और जमीनी मुद्दों की राजनीति जो बिना संसाधनों के भी जनता के बीच अपनी जगह बनाती है। लोकतंत्र की सेहत का राज बड़ी बड़ी रैलियों के शोर में नहीं, बल्कि इन्हीं पदयात्राओं और छोटी छोटी सभाओं और विरोध के शोरों में छुपा हुआ है। बिहार में लगता है लोकतंत्र भी जिंदा है। नवंबर को बिहार अपना फैसला सुनाएगा, लेकिन ये चुनाव सिर्फ एक सरकार नहीं बल्कि राजनीति की दिशा भी तय करेगा। वो तय करेगा कि आने वाले कल में भारत की राजनीति की चमक कैसी होगी। मित्रों, हम गुजरात की, महाराष्ट्र की, कर्नाटक की, बाकी अन्य राज्यों की बातें कर लेते हैं। हजारों लाखों बेरोजगार बिहार से चल के पलायन होते हैं। वहां की खूबसूरती की जमीन के ये जो नींव होती है उनमें उनका पूरा योगदान होता है, और बिहार वही खड़ा होता है। ये एक सवाल है, और ये सवाल है इस चमकदार बेहतरीन दिखाए हुए सपनों को। सभी पार्टियां इसमें शामिल है, कोई एक व्यक्ति और एक पार्टी, एक संस्था उसके लिए दोषी नहीं। 11 तारीख अंतिम चरण का वोट, 14 का परिणाम। और एक बात मैं फिर कहना चाहूंगा अंत में कि चूंकि दिल्ली गठबंधन की सरकार है और बिहार गठबंधन का बहुत बड़ा साझी है, हिस्सेदार है, बिहार में स्थितियां अगर बदलेंगी तो इसका असर सीधे दिल्ली पे पड़ने वाला है। और इसके बाद चुनाव है बंगाल का, तो सारी ताकतें, सारी बातें फिर से नए तरीके से सजेंगी और हमको दिखेंगे बंगाल में। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। धन्यवाद।